सभी सुधी जनों को सादर नमस्कार। नाट्यशास्त्र भारतीय कलाओं का एक विश्वकोशात्मक ग्रंथ है। नाट्य कला, नाटक की संरचना, संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि अनेक कलाओं पर इसमें विस्तार से विचार किया गया है। रंगमंच और अभिनय का तो यह पूरी भारतीय परंपरा में सबसे बड़ा और प्राचीनतम आकर ग्रंथ है। इसके साथ ही यह तथ्य भी विचारणीय है कि नाट्यशास्त्र ईसा पूर्व की शताब्दियों के भारतीय समाज की और संस्कृति की प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत करता है और सांस्कृतिक अध्ययन के लिए भी यह एक बहुत ही उत्तम स्रोत ग्रंथ है। नाट्यशास्त्र के दो सांस्कृतिक अध्ययन मेरे देखने में आए हैं। दो पुस्तकें इस दिशा में प्रकाशित हैं। पहली पुस्तक हिस्टोरिकल एंड कल्चरल स्टडी ऑफ द नाट्यशास्त्र डॉक्टर अनुपा पांडे की है। यह कुसुमांजलि प्रकाशन जोधपुर से 1971 में प्रकाशित है। 12 अध्यायों में नाट्यशास्त्र का संस्कृति, कला और समाज की दृष्टि से अध्ययन विदुषी अनुपा पांडे ने इसमें किया है। अनुपा पांडे प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व की विशेषज्ञ हैं और नाट्यशास्त्र पर उनका परिश्रम से लिखा हुआ यह शोध कार्य है। नाट्यशास्त्र की तिथि और नाट्यशास्त्र में वर्णित प्राचीन भारतीय रंगमंच नाटक का मंचन, नाटक के मंचन के साथ अभिनय के साथ नाट्यशास्त्र में वर्णित भूगोल और इतिहास, सामाजिक जीवन, अनेक सामाजिक संस्थान, उस समय के जीवन मूल्य, अभिनय कला, नृत्य कला, संगीत, वाद्य, ताल तथा भारतीय सौंदर्य शास्त्र की आधार भित्ति जो नाट्यशास्त्र में वर्णित है, इतने विषय 12 अध्यायों में इसमें विचारित हैं। नाट्यशास्त्र को समग्र दृष्टि से विदुषी अनुपा पांडे ने देखा है और प्रामाणिक अध्ययन नाट्यशास्त्र का तदनुसार प्रस्तुत किया है। दूसरी पुस्तक अनुपा पांडे की पुस्तक 1992 में प्रकाशित है। सन सावधानी से गलत मेरे मुंह से निकल गया। दूसरी पुस्तक नाट्यशास्त्र ए कल्चरल स्टडी मंजूषा गोखले की है। यह भंडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंडल से प्रकाशित है और डॉक्टर मंजूषा गोखले ने अभिनय कला, वाद्य, संगीत, नृत्य आदि विषयों का विवेचन नहीं किया है। सांस्कृतिक अध्ययन पर विशेष उन्होंने केंद्रित रखा है अपने ग्रंथ को और नाट्यशास्त्र में वर्णित पुराख्यान, संस्कृति, धार्मिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजा और राजाधिकारी, इस पर एक 5वां अध्याय इस पुस्तक में है जो कि अनुपा पांडे की पुस्तक में नहीं है। विशेष एक जो प्रकरण इसमें लिया गया है वो अंतःपुर का विवेचन जो नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने किया है, राजा के अंतःपुर का। और कला और वास्तु, उस पर 6ठा अध्याय इसमें है तथा भाषा विधान पर भी 8वां अंतिम अध्याय केंद्रित है। दोनों ही अध्ययन महत्वपूर्ण हैं, पर दो विषय इन दोनों अध्ययनों से, इन दोनों पुस्तकों से छूट गए हैं। एक विषय तो भरत और उनके 100 पुत्रों की नामावली है। उसका
भाषा शास्त्रीय और सांस्कृतिक दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए। भरत पहले ही अध्याय में अपने 100 पुत्रों के नाम गिनाते हैं। उनको कहीं वे शिष्य भी कहते हैं और वे उनके शिष्य ही हैं जिनको पुत्रवत स्नेह के कारण वे शिष्य कहते हैं। उनकी जो नामावली है वह अपने आप में विचारणीय है। शांडिल्य, वात्स्य, कोहल, दत्तिल, जटिल, अंबष्टक, तंडु, अग्निशिख, सैंधव, पुलोमा, शाड्वली, विपुल, कपिंजलि, बादिर, यम, धूम्रायण, जंबुध्वज, काकजंग इत्यादि नाम इसमें हैं। कुछ नाम गोत्र नाम है, कौत्स, तांडायनी। कुछ संज्ञाएं हैं, शुचि, बहुल, अबुध, पांडुकर्ण, सुकेरल, ऋजुक, मंडक, शंबर, वंजुल। कुछ भौगोलिक आधारों पर नाम है, मागध इस प्रकार का नाम है। नखकुट और अश्मकुट ये नाम है। नखकुट और अश्मकुट नाट्यशास्त्र के आचार्य हैं और टीकाओं में इनके मत उद्धृत हैं। आरंभ में जो नाम लिए गए हैं, कोहल, दत्तिल, ये भी नाट्यशास्त्र और संगीत शास्त्र के जाने माने आचार्य हैं और कोहल तो बहुत प्रतिष्ठित हैं। भरत मुनि के बाद सर्वप्रतिष्ठ नाट्यशास्त्र के आचार्यों में उनकी गिनती होती है। दत्तिल का दत्तिलम संगीत शास्त्र का ग्रंथ है। तंडु अन्यथा शिव के शिष्य हैं और तांडव नृत्य भरत मुनि को वे ही सिखाते हैं, पर यहाँ भरत मुनि के 100 पुत्रों में उनका नाम दिया गया है। चालंकायन, श्यामायन, माठर ये नाम भी हैं। पंचशिख का नाम भी है। पंचशिख अन्यथा सांख्य शास्त्र के प्रख्यात आचार्य हैं। कुछ नाम विशेषताओं के आधार पर दिए गए प्रतीत होते हैं। शातजंग, रौद्र, वीर। परिणि में पादुक, उपानह ये 2 नाम भी आए हैं। चाशस्वर यह नाम आया है। यह पपीहे की तरह, चाश की तरह स्वर जिसका है, ऐसा इसका सामान्यतया अर्थ होगा। नामावली देखकर ऐसा लगता है कि समाज के विभिन्न वर्गों से भरत मुनि के ये शिष्य या पुत्र आए हैं। भरत मुनि के औरस पुत्र तो हो नहीं सकते। भरत मुनि ब्रह्मचारी हैं, उनके पास तो आश्रम में स्त्रियां नहीं हैं। वे कहते ही हैं कि हमारे पास कोई स्त्री नहीं है और ब्रह्मा उनके अनुरोध पर अप्सराएं उन्हें प्रदान करते हैं। भरत वैदिक ऋषि हैं और उनके पुत्रों का कोई उल्लेख यहाँ पर इस रूप में नहीं है। वे शिष्य ही हैं। पर ऐसा लगता है कि ये जो 100 पुत्र या शिष्य परिगणित हैं, इनमें से अनेक समाज के निचले तबकों से, जनजातीय समाज से हो सकते हैं। विद्युतजिह्व और महाजीव ये नाम तो राक्षसों में प्रचलित रहे हैं और हिरण्याक्ष राक्षस राज के रूप में प्रसिद्ध है, उनका भी नाम है। कुछ नाम ऋषिकुल से हैं, गौतम, बादरायण आदि ये ऋषियों के गोत्र नाम है। बंधुल नाम भी इसमें आता है जो कि वेश्या के सेवक के लिए आता है। अन्यथा उपानह और पादुक, उपानह का अर्थ जूता होता है, पादुक चप का अर्थ चप्पल, पादुका होता है। ये नाम भी इनमें आए हैं। ये सभी भरत मुनि के साथ रहे, उनके स्नेह के पात्र रहे और नाट्य के प्रयोगों में सदैव भरत मुनि के साथ बने रहे। यह नाट्यशास्त्र वर्णन करता है। पर यह जो नामावली है यह अपने आप में विचारणीय है। एक अन्य विषय नाट्यशास्त्र में जो सांस्कृतिक दृष्टि से अध्येतव्य है और उस पर विचार किया जाना चाहिए, वह जनजातियों के संगीत का समावेश है और निर्गीत का समावेश नारद के उपदेश से भरत मुनि करते हैं। बहिर्गीत भी इसको कहा गया है। नाट्यशास्त्र के 5वें अध्याय में कहा गया है कि असुरों के लिए तुष्टिकर है। देवगण निर्गीत से प्रसन्न नहीं हुए। वह स्तुति रहित है, इसलिए देवता उससे प्रसन्न नहीं है। उसमें शब्द जो है निरर्थक हैं। इस प्रकार से ताल के बोलों का अपने आप में भाषा में अर्थ नहीं हुआ करता, वाच्यार्थ उनका नहीं हुआ करता। व्यंग्य अर्थ तो हो सकता है,
वो देवता स्तुति से सार्थक शब्दों से प्रसन्न होते हैं, इसलिए निर्गीत के प्रयोग से वे प्रसन्न नहीं हुए। और नारद ने कहा कि उपोहन से युक्त धातु वाद्याश्रय विभूषित सप्तरूप विधान के कारण यह निर्गीत बना रहेगा, क्योंकि इससे दैत्य दानव राक्षस क्षोभ नहीं करेंगे, यह उनका संगीत है। तो यह जो जनजातियां थीं, जो वैदिक समाज के अतिरिक्त जो अन्य जातियां थीं, उनका यह संगीत था। और इसको क्यों नाट्य में, जो वैदिक परंपरा चारों वेदों से चार तत्व लेकर के नाट्यवेद बनाया गया है, उसमें जिस वैदिक परंपरा को प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें यह अन्य जातियों के संगीत को क्यों समाविष्ट किया जाए, इस पर आपत्ति की गई। पर नारद ने कहा कि नहीं, यह संगीत रहना चाहिए। और उसके निर्गीत के बहिर्गीत के उदाहरण भरत मुनि ने दिए हैं। और निर्गीत में चित्रवीणा पर गुरु घृत धृत आदि तथा लघु मटकट आदि निरर्थक वर्णों का अलंकारों के साथ पद रहित गान हो सकता है। पद इनमें नहीं होंगे, सार्थक जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द हैं वे नहीं होंगे, पर वर्ण रहेंगे और ध्वनियां रहेंगी और गान भी उनका होगा, इसलिए संगीत तो हो जाएगा। चाहे केवल बोल करके बताया जाए या बजाया जाए, वीणा पर भी बजाया जा सकता है। तो यह जनजातियों के संगीत का समावेश किया गया। यह एक विषय है जो कि अध्येतव्य है। नाट्यशास्त्र में लोक संगीत या जनजातियों का संगीत आता है, और उसी प्रकार से नृत्य भी जनजातियों के इसमें समाविष्ट होते हैं। कपिलावात्स्यायन ने इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। उनका प्रवर्तक कार्य रहा है क्लासिकल इंडियन डांस इन लिटरेचर एंड आर्ट्स। यह उनका बहुत महत्वपूर्ण शोध ग्रंथ है। उसमें वे बताती हैं कि वैदिक सूक्तों के साथ की जाने वाली ओंकार की ध्वनि को न्युंख कहा जाता था, और नागा जाति के लोग अपने नृत्यों में इसी प्रकार की ध्वनियां निकालते हैं। यदि हम अन्य जनजातियों का भी अध्ययन करें तो अनेक जो वैदिक ध्वनियां हैं वे उनके नृत्यों में प्रयुक्त होती हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों का, हिमाचल प्रदेश की जनजातियों का इस दृष्टि से अध्ययन किया जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अनेक जनजातियां, कुछ जनजाति के लोग वैदिक संस्कृत अभी भी बोलते हैं। इस पर मैंने अन्यत्र चर्चा की है। तो यह डी शर्मा, जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक रहे हैं, उन्होंने इस पर शोध कार्य भी किया है। तो यह नाट्यशास्त्र का जो जनजातियों से संबंध है वह अभी भी विशेष रूप से अध्येतव्य है। और यद्यपि अच्छे अध्ययन सांस्कृतिक दृष्टि से नाट्यशास्त्र के किए गए हैं, एक अन्य विषय जो छूट गया है इन सभी महत्वपूर्ण कृतियों में, वह नाट्यशास्त्र में जो नाट्य दल नाटकीयः के नाम से वर्णित है, वह बहुत ही रोचक विषय हो सकता है कि कैसे रंगमंडल, जिसको आजकल कहा जाता है, रेपर्टरी कहा जाता है, वह प्राचीन काल में बनती थी, उसका गठन होता था। और कैसे ये जो कुशीलवाह भी कहा गया है कामसूत्र में उनको, और कुशीलव आएंगे सरस्वती भवन में, उनका प्रदर्शन होगा, उनकी प्रस्तुतियां होगी, ऐसा कामसूत्र के प्रथम अधिकरण में वात्स्यायन बताते हैं। तो नाटकीयः कुशीलवाह इस नाम से जिस रेpertoire का, रंगमंडल का वर्णन नाट्यशास्त्र में किया गया है, वह किस प्रकार से कितने कितने लोग उसमें, किस तरह के कलाकार उसमें हुआ करते थे, यह बड़ा रोचक विषय है। सांस्कृतिक दृष्टि से भी बड़ा अध्येतव्य विषय है। और जो आज के रंगकर्मी हैं उनकी जानकारी के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस पर अवश्य मैं आज के वक्तव्य में कुछ बातें समाविष्ट करना चाहता हूँ। नाट्यशास्त्र के 35वें अध्याय में यह विषय आया है, और इसमें जो मंडली नाटक करने वालों की है, उसमें कितने कितने कैसे कैसे सदस्य रहेंगे, इसका विवेचन भरत मुनि ने किया है। तो भरताश्रयाश्च भरतो विदूषकस्तौरिको नटो वादी नंदी ससूत्रधारो नाट्यकरो नायकश्चैव इत्यादि यह सूची है। इसमें भरताश्रित जितने नट होते हैं, नाटक मंडली में जितने कलाकार होते हैं,
उनके नाम परिगणित हैं, उनको भरत विकल्प भी कहा गया है। भरतों के या नटों के प्रकार, भरत शब्द नट के अर्थ में भी आता है। तो यहाँ जो नटाश्रित मंडली है या नटों की मंडली है, उसमें भरत या नट तो रहेंगे ही, विदूषक तो तौरिक रहेगा, जो तूर्य तुरही, जो सुशिर वाद्य है, उच्च ध्वनि करने वाला, वह तूर्य बजाने वाला। और नंदी तो सूत्रधार, जो सूत्रधार का अभिनय करता है, उसके लिए अलग से एक नट है। या पूरे रंगमंडल या पूरी नटमंडली को वह संभालता है। नाट्यकर इसमें आता है, जो नाट्य के लिए पाठ्य प्रस्तुत करता है। नायक का अभिनय करने वाला, उसको नायक ही कहा है। मुकुट और आभरण बनाने वाले, मुकुटाभरणकार। और माल्य वस्तुकार, माला आदि बनाने वाले। कारुक कुशील वाद्य, कारुक बढ़ई इत्यादि आदि शिल्पी, और कुशीलव जो संगीत आदि विशेष रूप से प्रस्तुत करते हैं। ये नट मंडली बताई गई है। आगे इसमें और सदस्यों का स्वरूप बताते हैं। भरत का विशेष लक्षण यहाँ पर किया गया है। दुर्यवदेको यस्मात् उद्धारो अनेक भूमिका युक्तः भांड ग्रहोपकरणैर नाट्यम भरतो भवेत् तस्मात्। वह नाट्य का भरण करता है और अनेक भूमिकाओं को निभा सकता है। सारे नाट्य की धुरी वह धारण कर सकता है। नाट्य के अभिनय में वह अकेला धुरी की तरह है और अनेक भूमिकाएं कर लेता है। इसलिए नाट्य का उद्धारक वह है। और भांड और उपकरण भी वह संभालता है, जो वाद्य हैं तथा जो प्रॉपर्टीज हैं, साज सामान है, उसको भी वह संभालता हो। ऐसा अनेक प्रकार की विशेषज्ञताओं वाला और अनेक प्रकार के कार्य करने वाला, उसको यहाँ भरत कहा गया है, नट मंडली में है। और विदूषक का जो अभिनय करेगा नाटक में, उसको नाम विदूषक ही दिया गया है, पर उसका जो चरित्र है, वह उसके गुण यहाँ पर कि प्रत्युत्पन्न प्रतिभा वाला होना चाहिए, प्रतिभाशाली होना चाहिए, प्रत्युत्पन्न मतित्व उसमें होना चाहिए। और हंसी मजाक ठिठोली करने में वह स्वयं कुशल भी हो। छेद विदूषित वचनों, खंडन करके वह आक्षेप कर सकता है, लोगों की बाल की खाल निकाल सकता है। ऐसा वह नटमंडली का सदस्य, उसको विदूषक नाम दिया जाता है। विदूषक की भूमिका ही वह करता भी है। जो तौरिक है, वह केवल तुरही ही नहीं बजाता है, वह सारे वाद्यों के वादन में कुशल हुआ करता है। सूर्यपतिर्यस्तु नरः सर्वातोद्य प्रवादने कुशलः दूर परिग्रह युक्तो विज्ञयस्तौरिको तौरिको नाम। वाद्यों का स्वामी वह हुआ करता है, सारे वाद्य बजाने में कुशल होता है, और दूर परिग्रह युक्त वह हुआ करता है। सब वाद्यों को संभालने में भूमिका उसकी रहती है, उसको तौरिक कहते हैं। और रसाभिनय भावाभिनय में जो निपुण हुआ करता है, उसको नट कहते हैं। वादी इसमें एक शब्द आया है, जो समय समय पर मधुर वाक्य से मंगलाचरण करता है और स्तुतिगान करता है, उसके लिए वादी शब्द यहाँ आया है। पाठांतर भी इसका यद्यपि मिलता है और नांदी भी कहीं कहीं मिलता है। और संस्कृत प्राकृत पाठ जो दोनों करता है, उसको नांदी कहा गया है। और गीत वाद्य पाठ्य इन सभी का जो सूत्र अपने हाथ में धारण करता है और सिखाता भी है, उसको सूत्रधार कहा गया है। गीतस्य च वाद्यस्य पाठ्यस्य च नैक भाव विहितस्य शिष्टोपदेश योगात् सूत्रज्ञः सूत्रधारस्तु। यह नाट्य के सारे सूत्र को जानने वाला और उसकी पकड़ अपने हाथ में रखने वाला, यह सूत्रधार हुआ करता है। और विविध भूमिकाओं के विकल्प जो बताता है, रसाभिनय और भावाभिनय के साथ और सात्विक अभिनय के प्रकार जो बताता है, सिखा सकता है, उसको यहाँ नाट्यकर कहा गया है। भूमिका के भेदों को अपने शब्दों में जो समझा सके, तो वह पाठ की व्याख्या कर सकता है, उसको नाट्यकर यहाँ कहा गया है।
और नायक उसको कहा गया है जो नाटक को आगे ले जाता है। नाटक में नायक का कार्य करता ही है। और शीर्षक, प्रतिशीर्षक, मुकुट आदि बनाने वाला, आभूषण बनाने वाला और वेशभूषाएँ बनाने वाला, उसको इन सारे कार्यों को करने वाले को मुकुटकार कहा गया है, केवल मुकुट बनाने वाले को ही नहीं। और इसी प्रकार से महिलाएँ इसमें कुछ हुआ करती हैं, उनके लक्षण दिए गए हैं। नाटकीया उसको कहा गया है जो सर्वांग सुंदरी हो, वाद्यों का भी ज्ञान रखती हो, लय ताल में निपुण हो, उसको नाटकीया कहा गया है। नायिका भी पाठ इसमें मिलता है, तो एक महिला जो नायिका का अभिनय करने वाली होगी वह यहाँ नाट्यमंडल में रहेगी। माल्यकार विविध प्रकार की मालाएं जो गूंथना जानता हो और उनको पहनाना जानता हो और पुष्पों का काम जो अच्छी तरह से समझता हो, वह माल्यकार कहा गया है। वेशकारी एक इसी में हुआ करता है। वह विविध प्रकार के वेश बना सकता है, विविध प्रकार के वेश वह धारण कर सकता है, उसको वेशकार कहा गया है। और चित्रकार भी नटमंडली में हुआ करता है। भरत मुनि के अनुसार जो चित्र बनाना जानता हो, और चित्रित जवनिका के उल्लेख आते हैं संस्कृत नाटकों में। भवभूति के मालती माधव में सचित्र जवनिका का उल्लेख आया है, तो वह चित्र बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए एक कलाकार रखा जाता है। और रजक या धोबी, केवल कपड़े धोने वाला ही नहीं बल्कि कपड़ों को रंगाई करने वाला, यह रजक भी इसमें एक मंडली में रहा करता है। और कारु जो शिल्पकार हो, विविध आकृतियां बना सके समय पड़ने पर, जतु, पत्थर, लोहे और काष्ठ से उसको कारुक कहा गया है। और विविध प्रकार के वाद्य बजाने में जो कुशल हो, उसको कुशीलव कहा गया है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के कलाकार प्राचीन भारत में जो रंगमंडल, जिसको कि भरत विकल्प कहा गया है, भरताश्रय मंडल कहा गया है, उसमें हुआ करते थे और विविध भूमिकाओं का निर्वाह वो किया करते थे। नाट्यशास्त्र का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन यदि किया जाता है, तो इनका, नाट्यकारों का भी, जो नटमंडली के सदस्य हैं, उनका भी रोचक अध्ययन इसमें हम देखते हैं कि किया जा सकता है। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य मैं समाप्त करता हूँ। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।